दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में एक लड़का बोगी बोगी में जाकर अपने लिए खूबसूरत लड़कियों की तलाश कर रहा है। जो भी लड़की उस लड़के को पसंद आएगी, ये जो लड़का जिसने नकाब पहन रखा है अपने चेहरे पर, वो उस लड़की का पीछा कर उस लड़की के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाना चाहता है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, पहले इस अपराधी का एक छोटा सा इंटरव्यू सुन लीजिए। मैं ये सोच रहा था जेल से भागने के बाद कि मतलब जैसे अडोल्फ हिटलर है उससे बहुत प्रभावित था। जैसे चंगेज खान है उसने इतनी पृथ्वी पर भूभाग जीता है। तो मैं जब ये ऐसे एक तमूर लंगड़ा था, वो भेड़ बकरियाँ चुराता था, तो मैं वो इतना पृथ्वी का 22 भूप्रति जीत सकता है, तो मैं एक लड़की को नहीं पा सकता। तो मैंने बहुत सुंदर लड़की ढूंढने की कोशिश की और पूरी मेट्रो में घूमा। तो वहाँ पे घूमा तो मैंने 2-3 लड़कियाँ और भी देखी, लेकिन सबसे अच्छी लड़की मेरे को यही लगी, राजीव चौक पे खड़ी थी। तो फिर मैंने ये पा लिया कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ इसी के साथ शादी करनी है, इसी से प्यार करना। भगा के नेपाल लेके जाऊँगा, काठमांडू, वहाँ ज़िंदगी को आराम से गुजारूंगा। कोई क्राइम नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा ऐसा। तो सुना आपने कि किस तरीके से ये जनाब उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर नेपाल ले जाना चाहते थे। बकायदा इस शख्स ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से लेकर वैशाली से पहुंचने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, उसकी पूरी रेकी की हुई थी। ये उस लड़की को 150 बार अलग अलग तरीकों से स्टॉक करता, कौन से कपड़े कब पहनती थी, किस लड़की के साथ वो जाती थी, हर एक चीज पर वो बारीक से बारीक नजर रखता था। अब प्यार मोहब्बत का ये जो सिलसिला था राजीव चौक से शुरू होता है और वैशाली पर आकर अंत होता है। अब इस पूरी कड़ी में महज 1 साल लग जाते हैं और इस पूरे 1 साल में ये जो लड़का है, इसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि उस लड़की से ये बात कर सके। सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिंग करना, मतलब नजरों के जरिए सिर्फ उसे देखना, घूरना, वो उसके साथ कौन सा लड़का घूम रहा है, वो अपने टिफिन बॉक्स में क्या लेके जाती है, सोशल मीडिया पर किस तरीके की फोटोज अपलोड करती है, और इतनी सारी चीजें करने के बाद वो फैसला करता है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से वैशाली जाने वाली जो मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास वो उसकी किडनैपिंग करेगा। और इस किडनैपिंग के लिए वो बहुत ज्यादा मशक्कत करता है। अपने ही पैसों से वो ऑटो खरीदता है और उस ऑटो का वो ऑटो ड्राइवर तक बन जाता है। मकसद उसका सिर्फ ये था कि कभी भूले भटके भी अगर लड़की उसकी ऑटो में बैठ गई तो ये उसकी किडनैपिंग कर लेगा। किडनैपिंग करने के बाद वो एक अपनी कहानी तो जरूर बनाता है। उस कहानी में किडनैपिंग करने वाला शख्स अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, लड़की के मन में प्यार जगाने के लिए रात के अंधेरे में खेत में ले जाकर उस लड़की से कहता है, जिससे वो प्यार करता है, एक तरफा प्यार करता है, और कहता है कि देखो ये जो मेरे दोस्त हैं जाहिल हैं, वो गवार हैं, तुम उन पर भरोसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ पूरी रात यहां बैठूंगा ताकि कोई भी मेरा साथी तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत ना करे। उस पूरी रात उस लड़की से वो लगातार बातचीत करता रहा। 1 साल से वो जिस लड़की को घूर रहा था, देख रहा था, जो कौन से कपड़े पहन रही है, किस लड़के के साथ घूम रही है, आज तक उसने बात नहीं की। लेकिन किडनैपिंग करने के बाद, खेतों में ले जाने के बाद, ये जो लड़का है उस लड़की से लगातार पूरी रात बात करते रहा। लेकिन जब पुलिस उस तक पहुंचने वाली होती है, उससे पहले ही इस लड़की को ये वापस उसके घर भेजकर कहता है, ये जो लड़की है स्नैपडील में उस वक्त काम करती थी, पुराना वाकया है, लेकिन आज हम इस पूरी कहानी को आपको क्यों बता रहे हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन उससे पहले जानिए, जब पुलिस इस तक पहुंचने वाली होती है और इस लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की से कहता है कि क्या अब हम दोस्त हैं या दुश्मन हैं। लड़की उसे कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं देती है और किस तरीके से जो अपराधी है पकड़ा जाता है, बिल्कुल एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। और आपको आखिर में हंसी जरूर आएगी, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग क्राइम में हम आपको दिखाएंगे छोटा सा इंटरव्यू। क्योंकि ये जो लड़का है, इसका ये कहना है कि मेरे में लाखों मुकदमे हो जाएं, एक प्यार का मुकदमा ही सही, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी क्राइम किए उसमें मैंने प्यार के लिए कोई क्राइम नहीं किया है, और इसलिए वो ये क्राइम करा है। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। तो स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मीडिया ने घेरा हुआ है, जिसके चेहरे पर नकाब है और इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है। ये पुलिस वालों के सामने ही कहता है कि सर 32 मुकदमे मुझ पे दर्ज हैं, एक मोहब्बत का भी कर लो और उसके बाद
मुस्कुराने लगता है। ये केस जितना रोंगटे खड़े करने वाला है उतना ही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतनी आसानी से कोई किसी को किडनैप कर सकता है? क्या इस हद तक जो लड़कियां हैं जो अपने कॉलेज जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, क्या वो किसी पर भरोसा नहीं रख सकती? ऑटो वाला बनकर, कैब ड्राइवर बनकर किस तरह से किडनैपिंग केस को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस पूरी तह तक इन्वेस्टिगेशन कर कर लड़की से सारी बयान निकाल कर इस जो क्रिमिनल है, जो मास्टरमाइंड है, इसको अरेस्ट करती है। नाम है इसका देवेंद्र सिंह। दरअसल ये जो देवेंद्र सिंह है साल 2014 में कुरुक्षेत्र जेल से भागा हुआ है और इस पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे जो होते हैं चोर उचक्की की जो मामले होते हैं वो सारे इस पर दर्ज थे और इसी सिलसिले में जेल में बंद था, लेकिन 2014 में ये भाग जाता है। अब इसका लव एंगल, यूं समझिए जो इसकी लव स्टोरी है, जो पूरी बॉलीवुड फिल्मी कहानी है, वो कैसे पैदा होती है। तो दरअसल साल 2015 में जनवरी का महीना यानी कि ठंड का महीना, राजीव चौक के स्टेशन पर ये खड़ा होता है और तभी वहां पर कुछ लड़कियों को देख रहा होता है। अब इसका मकसद ये था, क्योंकि आपने अगर इसकी शुरुआत में बात सुनी होगी तो बार बार बोल रहा है एडोल्फ हिटलर, चंगेज खां, उन्होंने ऐसे स्ट्रगल किया, उन्होंने ऐसा काम किया, तो मैं भी चाहता था कि अगर मेरे पर इतने सारे मुकदमे हैं तो एक प्यार का मुकदमा भी होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मैं भी एक खूबसूरत लड़की को, सबसे सुंदर, सबसे हसीन लड़की को अपनी पत्नी बना सकता हूँ, वो मेरे प्यार में पड़ सकती है, तो मैं भी कुछ ऐसा कारनामा करना चाहता हूँ। इसने ये चीज़ें कहीं और इसीलिए ये रेगुलर इसने काम शुरू किया कि मेट्रो स्टेशन जाता है, क्योंकि इसे पता था सबसे आसान जगह है, आप आराम से जा सकते हो, कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता, आप वहां पर खड़े हो, आप देख रहे हो कौन सी लड़की आपको दिख रही है, दिखने में पसंद आ जाए, कैसी दिख रही है। तो ऐसे में एक रोज 2015 की बात है, जनवरी के महीने में एक लड़की जब मेट्रो स्टेशन से उतर रही होती है, माफ करिएगा राजीव चौक के अंदर, इसकी एक नजर पड़ती है एक लड़की पर। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है दीप्ति सरन, स्नैपडील में उस वक्त काम करती थी। 2015 में इनकी उम्र 24 साल थी। अब इसकी नजर जैसे एक टक उस दीप्ति को देखती है, वो बकायदा उस दीप्ति को देखते रह जाते हैं, लगातार उनकी आंखों में खो जाते हैं और इन लगता है कि बस मुझे अपनी रानी मिल गई, मुझे वो लड़की मिल गई जिससे मुझे शादी करनी है और जिसके लिए अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं इसके लिए सारे क्राइम सब कुछ छोड़ दूंगा और इसके साथ आराम से शादी करके नेपाल में रहूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मेरे पर मतलब ये भी मुझ पर ट्रस्ट करेगी। अब पहली नज़र में उसने ये चीज़ें देखी। अब ये जो लड़का था क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, इतनी इसकी जो अपब्रिंगिंग आप समझिए, यूँ समझिए कि जो इसके दोस्त वगैरह थे वो ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली वो इस लड़की से जाकर बात कर सके। तो कई बार इसने जो सोचा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब ये करता क्या है, ये लगातार, यानी जिस दिन से इसने दीप्ति को देखा उस दिन के अगले दिन से ये लगातार उस मेट्रो स्टेशन पर जाता और वहां से दीप्ति को फॉलो करता है कि राजीव चौक मेट्रो से जा कहाँ रही है। उसके बाद उस मेट्रो को फॉलो करके इसे पता लगा कि ये लड़की जो है वैशाली पर उतरती है। अब उसने टाइमिंग नोट किया, हर एक चीज को नोट डाउन करता कि जो दीप्ति है वो गुरुग्राम में नौकरी करती है, रात को मतलब शाम को 6 बजे निकलती है, 7:40 पर ये वैशाली मेट्रो स्टेशन उतरती है, फिर वहां से रिक्शा लेती है यानी कि ऑटो लेती है और करीब करीब 8:15 साढ़े 8 के आसपास अपने घर पहुंच जाती है। अब ये जो देवेंद्र सिंह है ये इतना ज्यादा एक तरफा प्यार में पागल हो गया, इसको एक तरह से आप ये समझिए इन्फेक्चुएशन हो गया, उस लड़की को देख के अट्रैक्शन हो गया। बकायदा ये एक पेपर और पेन में नोट करने लगा कि अब ये क्या पहन रही है, आज क्या पहन कर निकली, कितने इसके दोस्त हैं, कौन इसके साथ रोज जाता है, क्या ये ऑफिस से घर जाते वक्त बीच में कहीं रुकती है, किसी कैफे में जाती है। और ऐसे में ये देखता है एक रोज कि दरअसल जो लड़की है उसके साथ एक लड़का भी मौजूद है। अब उसे कई बार, रोज तो नहीं दिखता लेकिन कई बार ऐसा दिखता कि जो लड़की है उसे कई बार एक लड़का दिखता उसके साथ और वो कई बार कैफे में जाते, साथ में कुछ खा पी रहे होते। तो ये सारी चीज देखकर उसे और ज्यादा जलन होती, और ज्यादा गुस्सा आता कि इस लड़की से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहती हूँ और ये जो दीप्ति है ये किसी और के साथ बातचीत कर रही है, किसी और के साथ खा पी रही है, कैफे में जा रही है। ये चीजें उसे बुरी लगती लेकिन वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था और इसीलिए उसने, आप ये सोचे 2015 से की जनवरी से लेकर फरवरी 2016 तक 1 साल 1 महीना उस लड़की की रेकी की एक एक डिटेल निकाली, हर दिन की डिटेल अपने पास रखी, कब वो क्या करती है। और फिर उसने प्लानिंग की कि क्यों ना, अब वो उससे बात तो नहीं कर सकता था तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़की को किडनैप करूं। और जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं, हीरोइन को छेड़ते हैं, हीरो आकर मारपीट कर लेता है और जो हीरोइन होती है वो उसके प्यार में पड़ जाती है, जो सिंपल बॉलीवुड का फॉर्मूला है। तो वैसा इसने कुछ सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा स्वांग रचूं, एक ऐसा ड्रामा रचूं जिसके चलते जो लड़की है वो किसी मुसीबत में फंसे और मैं इसको बचाऊं और मैं इसकी नज़र में इसका हीरो बन जाऊं। तो ऐसी ही वो प्लानिंग करता है दीप्ति सरन को किडनैप करने की। और इस दिन दहाड़े दिल्ली में एक लड़की को किडनैप किया जाता है, 36 घंटे तक उसका कुछ पता नहीं होता और सोचिए पूरी पुलिस महकमे में हाहाकार मच जाता है। दरअसल अब आप ये समझिए
कि ये जो आदमी है इस हद तक प्यार में पागल हो चुका था, इस हद तक उस लड़की को चाहता था, बस ये चाह रहा था कैसे भी वो लड़की उसको हासिल हो जाए। इसके लिए बकायदा 2 ऑटो खरीदता है, अपने ही पैसे इन्वेस्ट कर अपने ही पैसे का खर्चा करके 2 ऑटो खरीदता है और किडनैपिंग से 3 महीने पहले ऑटो चलाना शुरू कर देता है। ये चाह रहा था कि ताकि ये जो ऑटो चलाएगा उसमें जो लड़की है, क्योंकि जब वो वैशाली मेट्रो पर उतरती है, घर के लिए ऑटो लेती है, तो कभी ना कभी तो उसके ऑटो में बैठेगी और हो सकता है 3 महीने में लगातार वो उसके ऑटो में बैठ जाए, कई बार बैठ जाए, तो जो फेस यानी जो देवेंद्र सिंह है वो लड़की से फैमिलियर हो जाए और इस चलते वो उससे दोस्ती कर ले। अब होता भी कुछ ऐसा है कि जो लड़की है वो 1-2 बार इस ऑटो में बैठती है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ज़्यादा गौर नहीं करती, अपना ये उसको घर तक छोड़ता है, पैसे देके लड़की भी अपने घर के अंदर चली जाती है। अब देवेंद्र सिंह को लगता है कि इससे कोई बात तो बन नहीं पा रही, ना मैं बातचीत कर पा रहा हूँ, ना ये मुझसे फैमिलियर हो रही है, ना इसे मुझ पर ट्रस्ट हो रहा है। कायदे से देवेंद्र सिंह ये चाह रहा था कि लड़की किसी भी हद तक उस पर ट्रस्ट करने लग जाए, जिसके चलते वो अपनी बात आगे बढ़ाए, उससे दोस्ती करे, फिर शादी की बात करे और बाकी सारी चीजें शुरू हो। लेकिन लड़की जो थी वो इतना ज्यादा बातचीत नहीं करी थी, वो अपने काम से काम रखती थी, मेट्रो स्टेशन पे उतरती थी, ऑटो में बैठती थी और सिंपल घर चली जाती थी। अब कहानी में जो मोड़ है वो आता कैसे? दरअसल अब 2016 में जो फरवरी का महीना था, 10 तारीख थी, आप ये तारीख याद रखिए। 10 तारीख को होता ऐसा है कि 6 बजे गुरुग्राम से जब वो लड़की अपने ऑफिस से निकलती है, मेट्रो लेती है, राजीव चौक पर उतरकर मेट्रो चेंज करती है, वैशाली वाली मेट्रो में बैठती है। ये उसे जानता था कि उसका टाइमिंग क्या है और करेक्ट 7:45 पर जो लड़की यानी 7:40 के आसपास लड़की जो है वैशाली मेट्रो पर आती है और नीचे उतरती है। अब इसे लगता है कि आज काश आज फंस जाए, काश आज ये फिर से मेरे ऑटो में बैठ जाए। ऐसा लगातार हो नहीं रहा था। आप सोचिए, इसने 1 साल तक रेकी की और 150 बार अटेम्प्ट किए, यानी कि 150 टाइम ये अपना ऑटो लेकर वहां पर खड़ा था कि आज लड़की बैठे, दूसरी बार बैठे, तीसरी बार बैठे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बैठती जरूर लेकिन ज्यादा भाव नहीं देती। तो इसने अब हद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे लगा कि आज तो कुछ भी हो जाए, बस किसी भी तरह ये मेरे ऑटो में बैठ जाए। लेकिन उससे पहले भी इसने कई सारी प्लानिंग कर रखी थी, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। दरअसल अब इसे लगता है कि आज 151 टाइम है, इतने दिन से मैं ऑटो चला रहा हूँ, लड़की 1-2 बार ही बैठी है पर कुछ बात जम नहीं पाई, आज तो इसे किसी भी हालत में बैठना पड़ेगा। अब सोचिए, लड़की मेट्रो स्टेशन से उतर रही है, ये अपना ऑटो आगे आगे लगा रहा है, जैसे अक्सर होता है ई रिक्शे वाले या जो भी, अगर आप लोग मेट्रो से उतरते हो कोशिश करते हैं आइए हमारे में बैठिए, तो ये भी वैसे ही कोशिश करता है। लेकिन ये जो लड़की थी दीप्ति सरन थी, ये देखती है कि उस ऑटो के अंदर ऑटो ड्राइवर के अलावा जो 2 लड़के हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। इस पर दीप्ति सरन जो है वो आगे खड़ा हुआ एक ऑटो में चली जाती है, वहां पर पहले से 2 लड़कियां मौजूद थी, वो उस ऑटो में बैठ जाती है। अब यहाँ पर देवेंद्र सिंह का प्लान हो जाता है फेल, लेकिन फिर से इसने जो पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी किडनैपिंग की, वो इसके काम आती है। अब होता दरअसल ये है कि जैसे ही जिस ऑटो में दीप्ति बैठी थी वो आगे बढ़ता है, ये सोचता है अब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि इसने एक ऑटो और खरीद रखा था। इसके पास इस प्लान में शामिल एक स्विफ्ट गाड़ी भी थी, जो उस वक्त रोड पर इनके साथ चल रही थी। अब सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी इस आदमी ने यानी इस मास्टरमाइंड ने पहले से एक खंजर, समझिए यूं समझिए कि जो पिन लगा हुआ एक टाका टाइप की चीज होती है, जैसे आप जिससे जो टायर है वो पंचर हो सकते हैं, तो ऐसी इसने एक शीट बनवा रखी थी। आप समझिए एक शीट थी, उसके ऊपर बहुत सारी कील निकली हुई थी जो इतनी शार्प थी कि अगर कहीं फेंक दो, साइकिल, बाइक, गाड़ी, किसी के भी टायर बड़ी ही आसानी से पंचर हो सकते थे। क्योंकि इसने बाकायदा प्लानिंग की थी, तो ये क्या करता है, जो ऑटो आगे चल रहा था उसके कॉर्नर पर अपना वाला ऑटो धीरे धीरे चलाने लगता है और अचानक से ये कोशिश करता है कि जो पहला पहिया जा रहा है आगे की तरफ, उसके आगे वो शीट जो है उसे फेंक पाए, या आगे या पीछे किसी भी पहिए पे वो शीट अगर लग जाएगी, एक टायर भी पंचर हो जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। और ये अपने मकसद में कामयाब हो भी जाता है। दरअसल जब ये ऑटो चला रहा होता है तो बड़े ही चालाकी से ऑटो का जो 2 पीछे वाले पहिए होते हैं उनकी एक साइड पे जो शीट थी कील वाली वो फेंक देता है, और ऑटो जैसे ही उसका पहिया उस पर चढ़ता है उसकी हवा धीरे धीरे निकलती है और जैसे आगे फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर पे चढ़ते 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 जो ऑटो है वो पंचर हो जाता है। अब बीच रास्ते में ऑटो पंचर है, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या होती है, ये साथ में अपने एक स्विफ्ट कार भी लेकर चल रहा था। वो इसका मकसद ये था कि बाय चांस अगर काम नहीं बना, किडनैपिंग फेल हो गई, इसका भांडा फूट गया, तो ऑटो काम नहीं देगा, ये गाड़ी में बैठकर यानी स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर ये वहां से निकल लेंगे। और स्विफ्ट गाड़ी जो है इसका एक दोस्त माजिद था वो चला रहा था। अब इनकी किस्मत देखिए कि ऑटो तो पंचर हुआ, लेकिन जो शीट कील वाली इसने रोड पर फेंक रखी थी जिससे ऑटो पंचर हुआ था, उसी के पीछे लगी हुई थी इसकी स्विफ्ट गाड़ी, जो बकायदा इसलिए आई थी ताकि ये लोग अगर प्लानिंग फेल हो तो भाग सकें। अब होता यह है कि स्विफ्ट गाड़ी जो है वो अपना कंट्रोल खोती है और वो आगे को जैसे ही बढ़ती है उसका पहला पहिया जो है उस कील पर चढ़ जाता है और मौका वारदात यानी आप समझिए उस जगह पर वो गाड़ी भी पंचर हो जाती है। आप सोचिए, किडनैपर जो किडनैप करने आया था उसकी प्लानिंग ठुस हो गई, उसकी प्लानिंग फेल हुई और जो गाड़ी है वो एक तरीके से पंचर हो गई। अब इनके पास ऑप्शन क्या था कि गाड़ी हो गई पंचर,
पंचर कोई बात नहीं, लेकिन हमें कैसे भी करके जो लड़की यानी दीप्ति है उसको अपने ऑटो में बिठाना है। अब क्योंकि ये 3 महीने से ऑटो चला रहा था, इसको सारे टैक्टिक्स पता थे, इसको पता था किस तरह से कस्टमर्स लिए जाते हैं, किस तरह से दूसरों अगर गाड़ी पंचर है कुछ है तो आप कैसे टैकल करेंगे उस सिचुएशन को। और ये वही करता, और उतरते बोलता है अरे क्या हो भाई साहब, आपका ऑटो पंचर हो, कोई बात नहीं, आप सवारी मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए। अब होता ये है कि देखिए उस गाड़ी में 3 लड़कियां थी, लेकिन जो ये देवेंद्र है इसके ऑटो में यानी जो किडनैपर है उसके ऑटो में 2 लड़के पहले बैठे थे, अब सिर्फ 2 लड़कियों की जगह थी। तो एक लड़की है उसको वो ऑटो में नहीं बैठती, लेकिन 2 लड़कियां जिसमें दीप्ति भी थी वो आकर ऑटो में बैठ जाती है। अब इसके बाद अब आप समझिए ऑटो में कौन थे। ऑटो में मास्टरमाइंड देवेंद्र सिंह चला रहा था, उसके बगल में एक और आदमी बैठा था, वो बताएंगे कौन था। पीछे एक और बैठा हुआ था एक लड़का, उसके बाद दीप्ति और एक और लड़की बैठे हुए थे। अब गाड़ी जो है वो हाईवे पर चलकर थोड़े से रोड के कॉर्नर होके जब निकलती है, जब इन्हें लगता है कि आसपास कोई नहीं है, थोड़ा सा इलाका सुनसान है, वैसे ही जो देवेंद्र सिंह के बगल में एक शख्स बैठा था वो फौरन उतरता है और उसके हाथ में चाकू था। वो चाकू दिखाकर दीप्ति के बगल जो दूसरी लड़की बैठी थी उसको उतारता और बोलता है फटाफट यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। लड़की डर जाती है, वो फौरन ऑटो से भागती है। इसके बाद जो पीछे पैसेंजर सीट पे एक और लड़का बैठा था वो बंदूक निकालता है और वो फौरन दीप्ति के कमर पर लगाता है, बोलता है अगर तू चिल्लाई तो तेरा अंजाम बुरा होगा, चुपचाप हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर। अब इतनी चीज सुनकर कि एक आदमी आगे से आया, चाकू लेकर आया, बगल में एक शख्स ने बैठे हुए कमर पर बंदूक लगा दी। दीप्ति डर जाती है, उसकी हालत खराब होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद फौरन इनका जो ऑटो है वो लगातार चलने लगता है। मैंने आपको बताया इन्होंने 2 ऑटो लिए, उसका रीजन क्या भी बताते हैं। एक ऑटो में किडनैपिंग हो रही थी वो आगे चल रहा था, एक ऑटो पीछे चल रहा था। अब किसी तरह से ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, पूरी तरीके से रेतीला इलाका है। वहां पर पहुंचने के बाद होता यह है कि उससे पहले जो ये वाला ऑटो था वो भी पंचर हो जाता है। अब सोचिए इनकी किस्मत फिर से देखिए, जिस ऑटो में किडनैपिंग हो रही थी वो ऑटो भी पंचर हो गया। अब ये उस लड़की को दूसरे ऑटो में बिठाते हैं, यानी जो ऑटो इनका पीछे से फॉलो कर रहा था, जो इनकी प्लानिंग में शामिल था, उसमें उस लड़की को बिठाया जाता है और फिर किडनैपिंग को आगे बढ़ाया जाता है। और ये लोग आगे निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वाले एरिया में पहुंचते हैं और वहां जाकर वो ऑटो भी उस रेत में फंस जाता है, वो भी एक तरह से खराब हो जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि इनकी तो किस्मत ही फूटी है, पहले इनकी गाड़ी पंचर हो गई, इनका पहला ऑटो पंचर हो गया, दूसरा ऑटो भी इनका रेत में फंस गया, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। ये देखते हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है, कुछ घर वगैरह बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, दीप्ति को ऑटो से निकालते हैं और फौरन कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत जो छुपे हुए इलाके होते हैं, ईंट भट्टी ऐसा, वहां पर जाकर उसको रख देते हैं और एक आदमी उसकी निगरानी करता है, उसका बैग लेकर वहां पर फेंक देते हैं। और जो फोन होता है वो ये सोचते हैं कि जेसीबी वगैरह का काम हो रहा है तो वहीं पर कहीं फेंक देते हैं, जिससे वो चकनाचूर हो जाएगा। बकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग थी ताकि किसी को भी भनक ना लगे और किसी को भी लोकेशन के बारे में ना पता लगे। अब आप जब आगे इन्वेस्टिगेशन जानेंगे पुलिस ने कैसी की, तो आपको समझ में आएगा कि दीप्ति का लोकेशन वहां पर क्यों इतना एग्जैक्ट दिखा रहा था, बल्कि उसका फोन तो चकनाचूर था, लेकिन लोकेशन सही कैसे आया। तो फोन वगैरह तोड़ने के बाद, क्योंकि इनके पास ऑटो भी नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो देवेंद्र सिंह अपने भाई को फोन करता है और बोलता है कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस गई, आप एक काम करो, जो हमारी आइटन है, आप सोचिए एक किडनैपर है, उसके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने पैसे हैं कि वो ऑटो भी खरीद रहा है, गाड़ियां भी उसकी स्विफ्ट है, उसकी आइटन भी है, तो बोलता है कि आप हमारी आइटन लेके इस जगह पर आ जाइए, एड्रेस भेजता है। अब आइटन वहां पर आती है, वहां से लड़की को बिठाया जाता है आइटन के अंदर और फिर ये कोशिश करते हैं कि देवेंद्र सिंह जो कामी गांव का रहने वाला था, बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर का ही रहने वाला था, वहां पे कामी गांव पड़ता है, तो कहा था वहां पे उसकी कुछ कोठरी जैसी एक जगह थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट ही थी, वहां पे उसका घर ही बन रहा था, लेकिन वो ऐसी कोठरी जैसी जगह थी, वो सोचता है वहां पर जाके लड़की को रखेगा। लेकिन रास्ते में गन्ने के बहुत सारे खेत पड़ते हैं और उनसे गुजर कर उसे उस कोठरी तक जाना था, वो नहीं चाहता था मेन रोड से जाए। और जैसे आइटन वहां से गुजर रही थी, वहां पर आइटन भी इनकी बुरी तरह से फंस जाती है और उस रास्ते पर नहीं चल जाती। तो पहले ऑटो खराब, दूसरा ऑटो खराब, स्विफ्ट गाड़ी खराब, अब आइटन भी खराब हो गई थी। चार चीजें किडनैपिंग में लगी, वो भी खराब। इसके बाद इनके काम आती है 2 पहिए वाली बाइक। अब ये अपने किसी दोस्त को कॉल कर उस एरिया में बाइक मंगाता है, बाइक पर दीप्ति को बिठाता है और खुद भी उस बाइक पर बैठकर चलाकर उसे उस कोठरी तक ले जाता है। कोठरी में ले जाने के बाद दीप्ति के पास ना उसका फोन था, ना उसका बैग था, उसके पास कोई सामान नहीं था, उसको कोठरी में रखा जाता है। और वहां रखने के बाद ये दीप्ति से क्या कहता है, अब ये सुनिए। दीप्ति से कहता है कि देखो, दरअसल जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया या जो लोग तुम्हें लेकर आए वो तो वहां स्विफ्ट गाड़ी में पीछे छूट गए, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। देखो मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं इन लोग के साथ हूं। दरअसल वो दीप्ति को ये विश्वास दिलाना चाह रहा था, उसका ट्रस्ट जीतना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा हीरो हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, जो तुम्हारे ये जो बाकी लोग हैं जो मेरे साथ भी हैं वो तुम्हें मार देंगे। हमें किसी ने तुम्हें उठाने के लिए, हमें तुम्हें किसी ने किडनैप करने के लिए
पैसे दिए थे और हमने बस उसका काम किया, लेकिन तुम इतनी सीधी हो, तुम इतनी सिंपल हो, तुम इतनी अच्छी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और जिस तरह से दीप्ति से बात कर रहा था, दीप्ति को भी रियलाइज हो जाता है कि बस यही एक आदमी है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। और जब वो वहाँ से जाने की बात कहता है, आप ये समझिए एक लड़की जो किडनैप हुई है वो अपने किडनैपर के ही पैरों में पड़ रही है, ये कह के कि मुझे छोड़कर मत जाओ वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। दरअसल देवेंद्र सिंह इस तरह से दीप्ति को बहुत ज्यादा विश्वास में ले लेता है और कह देता है कि अगर मैं गया, क्योंकि मैं ही तुम्हें बचाने वाला हूँ, और जो मेरे बाकी के दोस्त हैं, जो भी साथी हैं जो किडनैपिंग में मिले हैं, वो तुम्हें जान से मार देंगे, वो तुम्हारा रेप भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। और इसीलिए जो दीप्ति है वो एक तरह से उस पर भरोसा करती है और उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है प्लीज कुछ भी हो जाए बस मुझे छोड़कर मत जाना, एक आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचा लो। इस पूरी किडनैपिंग में ना तो इस शख्स ने, देवेंद्र सिंह ने, दीप्ति को एक भी खरोच आने दी, ना उसे चोट लगने दी, ना उससे कभी खाने पीने की कमी महसूस होने दी। यहाँ तक कि देवेंद्र जो सिंह था उसने हर टाइम दीप्ति को कुछ खाना है उसके लिए लेकर आया, पीने के लिए जूस, पानी, हर चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन हाँ, जिस तरह से किडनैपिंग हुई, जिन हालातों में दीप्ति रही, उसमें जो है उसके शरीर में पानी की कमी ज़रूर हुई, उसके पैर सूज गए थे क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा, तो ये सारी तकलीफें उसे हुई। लेकिन एज अ किडनैपर कोई भी रैंसम कॉल नहीं गया उसकी फैमिली को, कोई भी तकलीफ नहीं दी गई। और यही सारी चीज़ें जो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रही थी, उस लड़की पर भी पुलिस को शक हो रहा था कि शायद इस किडनैपिंग में वो लड़की भी मिली हुई है। अब यहां तक सारी चीजें हो जाने के बाद ये जो लड़का है वो दीप्ति से बंद कमरे में एक चीज और कहता है। वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है कि तुम किसी एक दोस्त के साथ घूमती फिरती रहती हो। यहाँ पर वो दीप्ति से कहता है कि उसका साथ छोड़ दो, वो दूसरे धर्म का है, वो तुम्हें बिगाड़ देगा। और जिस लड़की से वो प्यार कर रहा है, जिस लड़की के साथ वो घूम रहा है, उसके परिवार वाले उसको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देंगे, और जल्द से जल्द तुम उस लड़के से दूर हो जाओ। अब ये सारी कहानी कहने के बाद देवेंद्र सिंह को लगता है कि जो शायद ये जो लड़की है वो मान जाएगी, शायद अब ये जो लड़की है ये उसके प्यार में पड़ जाएगी, उस पर दोस्ती कर लेगी और फिर सपने देख लेता है कि अब बड़े आराम से शादी करेगा और फिर नेपाल में सेटल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वो लड़की को छोड़ता है और छोड़ते हुए कुछ कहता भी है। लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचाया जाता है, लेकिन उससे पहले बंद कमरे में वो लड़की से एक चीज कहता है जो हर किसी के लिए डाउट पैदा करती है। और फिर अब आप समझिए कि इस केस में पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंचते हैं, पुलिस को लीड कैसे मिलती है, और लड़की जब छूट कर आती है तो वो क्या कहानी बताती है, और आखिरकार जो मास्टरमाइंड है वो किस तरह से पकड़ा गया और उसने कैसे एक एक करके अपने ही सारे भेद पुलिस के सामने खोलने शुरू किए। लड़की को छोड़ने से पहले ये किडनैपर पूछता है कि क्या हम दोस्त बन चुके हैं या अभी दुश्मन हैं। ये जो उसका कहने का मतलब ये था कि आप तुम मुझसे दोस्ती कर लो क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का हूं और मेरे अच्छे बर्ताव के लिए आने वाले वक्त में वो मन ही मन सोच रहा था कि लड़की उससे प्यार कर बैठेगी, क्योंकि जिस हालात में उसने उस लड़की को बचाने का एक दिखावा एक्टिंग की है, लड़की तो इसकी फैन हो चुकी होगी। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। पानीपत से ये वापस अपने घर गाजियाबाद पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद ये लगातार अपने फैमिली को कहती कि पापा मैं आने वाली हूं, मैं जल्द घर आ रही हूं, आप मुझे लेने आ जाइए। लड़की का फोन भी ऑन हो जाता है। इधर जो गाजियाबाद पुलिस थी, ये जो पूरी कहानी आपको वर्णिता ने बताई, जिस वक्त वो किडनैप हो चुकी थी तब उसकी एक दोस्त को ऑटो से उतारा गया था चाकू को दिखाकर। वो फौरन ही अपने पिता को और लड़की के पिता को, जो किडनैप हुई लड़की है, उसको कहती कि अंकल आपकी बेटी को कोई किडनैप कर लेकर गया है। यही एक सिरा मिला था पुलिस को कि जिसमें पता लगा कि ऑटो वाले ने एक लड़की का किडनैप किया है। गाजियाबाद पुलिस उस इलाके में जाती है जहां पर ऑटो वाले रहते हैं। पता लगता है कि यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग अक्सर काम करते हैं, थोड़े से गरीब तबके के हैं। ऐसे में उनकी हर एक की कुंडली खंगालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। रात भर, ये शाम के वक्त का वाकया था, रात भर जो गाजियाबाद पुलिस है एक एक ऑटो वाले से बातचीत कर रही है, खंगाल रही है, पूछ रही है कि क्या किसी ने ऐसे शख्स को देखा है, नहीं देखा है। लेकिन रात भर हो जाते हैं, ऐसे अगले दिन भी बीत जाता है। फिर अचानक से लड़की घर पहुंच जाती है। अब पुलिस को लग रहा है कि कहां हम सड़कों पर खंगाल रहे हैं, छान मार रहे हैं, यहां पर लड़की को बिना खरोच लगे वो घर कैसे पहुंच गई, ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ। लड़की कहानी बताती है कि सर देखिए, उसमें से एक किडनैपर था, बहुत ही अच्छा था, उसने तो मेरे साथ खाना पीना खिलाया, मुझे मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और उसी की बदौलत मेरी जिंदगी बची है। जब पुलिस ये पूरी कहानी सुनती है तो उसे लगता है कि किडनैपर किडनैप करता है,
रैंसम कॉल भी नहीं आता पैसों के लिए, और देखभाल भी कर रहा है, छोड़ भी दे रहा है बिना कोई शरीर में चोट लगे हुए। ऐसे में डाउट पैदा होता है कि क्या लड़की सच में कुछ सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। लेकिन लड़की अब किडनैपिंग से वापस आई थी, तो लड़की ने बताया कि वो पानीपत से वापस अपने घर पर आई थी, और कहां से उसे किडनैप किया गया था उस जगह की डिटेल पुलिस के पास थी। 2 सिरा था जहां से उसे किडनैप किया गया, जहां से वो ट्रेन में बैठी। अब पुलिस किस तरीके से खंगाले, करोड़ों की भीड़ है, तब पुलिस दिमाग लगाती है कि टेक्निकल एविडेंस के जरिए हम पता लगाएंगे कि अपराधी कहां कहां पर है, होता क्या है। पुलिस अलग अलग माध्यमों से उस जगह पर कितने फोन एक्टिव से, सेल टावर लोकेशन कहा जाता है, सेल टावर लोकेशन की मदद से पता लगाती है कि ये जो जितने फोन यहां पे एक्टिव हैं, जिस जिस जगह पर उस लड़की को ले जाया गया, क्या वहां पर भी फोन एक्टिव थे। अब पुलिस को उसमें से कुछ कॉमन नंबर्स मिलते हैं। उन कॉमन नंबर्स में से जो आदतन अपराधी वाले जो लोग थे, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में भी उस वक्त मौजूद हैं और अचानक से आप यूपी में भी चले जाते हैं, वहां पर भी आप मौजूद रहते हैं, फिर आप हरियाणा चले जाते हैं, तो वही सेम नंबर उस लड़की के आसपास मौजूद रहे, तो मतलब डाउट तो पैदा होता है। तो उन कुछ नंबरों में से जब पता लगाया गया कि इतने जगह पे कितने फोन एक्टिव है, मान लीजिए वैशाली के आसपास कितने फोन एक्टिव थे, पानीपत वाले इलाके में कितने फोन एक्टिव थे, तो पता लगा कि इसमें से 10 नंबर एक है, दोनों एक जैसे नंबर हैं। उनकी कुंडली निकाली गई, जिसमें से जो आदतन अपराधी थे उनकी जो फोटोग्राफ्स निकालकर लड़की को दिखाया गया। 3 से 4 अलग अलग टाइप किस्म के फोटो दिखाए गए, जिसमें से लड़की खुद कहती कि सर इसमें से ये 3 लोग हैं जो इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की, मुझे किडनैप करके मुझे उठाकर लेके गए, और इसमें से इसने मेरा ख्याल रखा। पुलिस के पास फोटो थी। पुलिस ने जब इसकी कुंडली खंगाली तो पता लगा देवेंद्र सिंह तो जब पेशी के दौरान उसे जेल से वो भाग गया था। 32 अलग अलग मामले दर्ज हैं उस पर, और ये भागा हुआ कैदी है, और तब से ये छिप कर ऐसे क्राइम को अंजाम दे रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। छोटे मोटे क्राइम कर लिए, पॉकेट मार लिया, किसी के चोरी कर ली, किसी के साथ हाथापाई कर ली, ऐसे मामलों में अक्सर गांव के आसपास इलाकों में ये कर रहा था और छुपा हुआ था। लेकिन जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो पुलिस को दूसरा एक डाउट और जाता है कि लड़की का जो फोन था एक ऐसे इलाके में दिखा रहा था जिस इलाके में लड़की को ले जाया नहीं गया। होता क्या है, जब उस लड़की को किडनैप कर दूसरे ऑटो के जरिए लेकर जाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के पास, तो वहां पर ऑटो खराब हो जाता है। जब ऑटो खराब होता है, क्योंकि आसपास के राहगीर अक्सर उस जगह से जा रहे थे, तो कोई भी पूछ सकता था कि तुम्हारे ऑटो में क्या हुआ है, तो ये लड़की को उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर कोने में छिपाकर उसका मुंह बंद कर खड़ा रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने जरा से भी चिल्लाने की कोशिश की, चाकू रखा हुआ था उन्होंने, उसके कमर पर चाकू लगा के कहते हैं कि अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो चाकू तुम्हारे अंदर हम डालकर तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। उसमें जो देवेंद्र के जो साथी थे, फोन लेकर उसे कूचा और वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे दबा दिया। अब हुआ ये कि जब फोन उसने कूचा तो जो लास्ट लोकेशन थी वो उस कंस्ट्रक्शन साइट की दिखा रही थी। कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास जो टावर था वो टावर महज 2 से 3 किलोमीटर दूर था, और उसी का सिग्नल आखिरी बार वहां का दिखा रहा था। तो पुलिस को लगा कि सेल टावर लोकेशन के जरिए कि आखिरी लोकेशन तो उस टावर के आसपास दिखा रही, बल्कि वो टावर का बॉर्डर वाला इलाका था, जहां पे एक टावर का सिग्नल खत्म होता है, दूसरे टावर का सिग्नल शुरू होता है। तो बॉर्डर वाला इलाका था, और उसमें जो 2 से 3 किलोमीटर दूर जो टावर है उसकी लोकेशन दिखा रही थी। तो पुलिस ने इसे क्रैक कर लिया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तो पता लगा कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर फोन छुपाया गया है वहां पर पहले ही उसे समतल कर कंक्रीट बिछा दी गई है। पुलिस का कहना था कि हमने इसे तोड़कर बाहर निकाल लिया है। दूसरी चीज, लड़की अपने साथ बैग बुक लेके गई थी, बैग में कई सारे सामान थे, कपड़े थे, तो कहीं पुलिस को इसकी बरामदगी ना हो जाए, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने देखा कि जो ईंट थे या जो पत्थर रखे थे उसके नीचे उन्होंने छुपा दिया, ताकि कभी भी जब वक्त मिलेगा उसे आकर वो निकाल सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन ही इसे चुराएगा। बगल में लड़की खड़ी थी, दोस्त हर एक फोन तोड़ने का काम, बैग छुपाने का काम, हर एक चीज कर रहे थे। जब कुछ राहगीरों ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑटो खराब है। तब तक देवेंद्र ने अपने भाई को I-10 लाने के लिए कहा। I-10 में उस कंस्ट्रक्शन साइट से लड़की को लेकर जाया जाता है, फिर गांव में उसे ले जाकर उसे किडनैपिंग होती है उसकी। जब ये सारी चीजें एक एक से एक कड़ियां मिल जाती हैं,
तो देवेंद्र को उठाया जाता है। देवेंद्र पकड़ते ही बोलता है कि देखिए सर, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में सुनाया, उसका कहना था कि एडोल्फ हिटलर, चंगेज खान ने स्ट्रगल कर कर इतने बड़े देशों को जीता, एक के बाद एक कई जंगें जीत ली, तो मैं क्या एक सुंदर लड़की को अपनी आशिकी में, अपने प्यार में नहीं गिरा सकता हूं? ये तो छोटी सी चीज है। जब इतने छोटे कद वाले लोगों ने इतनी बड़े बड़े महानता वाले काम के लिए 13 देशों में कब्जा कर लिया है, तो मुझे सिर्फ एक लड़की से तो प्यार ही करना है। जब ये सारी दलीलें दी जा रही थी पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वालों को लगा कि क्या बोल रहा है ये। एक तो इसने काम भी ऐसा किया और बार बार ये कह रहा है कि मेरे पास 32 मामले पहले से सर दर्ज हैं, एक प्यार के खातिर जो मैंने क्राइम किया वो भी दर्ज हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या हो जाएगा। ये शाहरुख खान का भी फैन था, शाहरुख खान की जो मूवी आई थी उसे कई बार देखा, उसे समझा कि एक तरफा प्यार में किस हद तक वो जा सकता है, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि इसने मन में देख लिया था कि जो लड़की है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल अच्छे डिटेलिंग करने के बाद 2015-16 का ये जो मामला है, जब मामला पूरा सुलझता है, पुलिस के सामने भी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इन सारे लड़कों को पकड़ा, तो उसमें यह पता लगा कि देवेंद्र ने अपने किसी साथी को नहीं बताया था कि वो किडनैपिंग करने वाला है। उसने अपने 3 से 4 साथी को कहा कि देखो, ये जो लड़की है, हम जिसे किडनैप करने वाले हैं, ये हवाला कारोबारी है। अगर हम इसे किडनैप करेंगे तो पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं, क्योंकि पुलिस को जाकर कोई जानकारी नहीं बताएगी। हम एक मोटा रैंसम ले सकते हैं, 12 से 15 करोड़। उसने अपने 3 दोस्तों को बताया, 5 दोस्त थे, जिसमें से 3 दोस्त को बताया कि 12 से 15 करोड़ हमें मिलेंगे, हर एक के हिस्से में 3 से 4 करोड़ आ जाएगा। और इसलिए उसके बाकी जो 3 साथी थे वो तैयार हो गए। बचे हुए 2 साथियों को इसने कहा कि देखो, हमें 2 से 3 लड़कों की पिटाई करनी है, तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरे यार हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मदद करो। तो इस तरीके से 5 के 5 लड़के देवेंद्र को छोड़कर तैयार हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। अब यहां पर देवेंद्र के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी चल रही थी। उसे लग रहा था कि मैं इस तरीके से, क्योंकि अगर वो पहले ही अपने दोस्तों को बता देता कि हमें एक्टिंग करनी है, तो शायद उतने अच्छी तरीके से किडनैपिंग वाली एक्टिंग उसके दोस्त ना कर पाते, और बिल्कुल रियल लगने वाली जो हरकतें थी उसके दोस्त कर रहे थे उस लड़की के साथ, जबरन उसके चाकू लगा के रखना, उसे डराना धमकाना, क्योंकि दोस्तों को लग रहा था कि तो हवाला कारोबारी है। किसी को भी नहीं पता था कि स्नैपडील की एक लीगल एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कानूनी तौर पर जो उनके लीगल जो चीजें आती है उसकी जो देखरेख करने वाली जो लड़की है, पढ़ी लिखी, एक अच्छी जगह पे काम करती है, इनको लग रहा था कि ये भी अपराधी है, और इसलिए उसके साथ उसकी तरीके का बर्ताव किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था, और इसी चीज का वो फायदा उठाना चाहता था देवेंद्र। जब देवेंद्र ने देखा कि पूरी दुनिया जो उस लड़की के सामने एक डरावना चीज पेश कर चुकी है, तब वो एक मरहम लगाने के इरादे से सॉफ्ट हार्ट को लेकर उसके सामने पहुंचता और कहता है कि देखो, ये सब तो दरिंदे हैं, जाहिल हैं, ये तुम्हें इस मकसद से इस खेत में लाए हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गंदी हरकत कर सके। वो तो मैं हूं, वो तो जो मैं हूं जो तुम्हें बचा सकता है, तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, मैं तुम्हें कोई खरोच नहीं आने दूंगा। अभी जब सारी बातें जब लड़की को बताई जाती है, तो लड़की को भी लगता है कि यही देखभाल करने वाला है, और जब बात हुई बातों में वो हर तरीके से उससे बहलाने का, फुसलाने का काम करता ही है। बताता है कि तुम्हारे जो लड़का दोस्त है वो भी खराब है, तमाम तरीकों से उसे जितने भी तरीके थे उससे तरीके बहला फुसलाकर उसे अपने प्यार में पड़वाने के लिए भरसक कोशिश करता है, और बातों ही बातों में कहता है कि देखो, तुमसे बात करके हमें समझ में आया कि तुम अच्छी लड़की हो, जो मेरे दोस्त हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, ये भी कोई बुरे लोग नहीं है, ये भी अच्छे लोग हैं। तो तुम एक काम करना, जब तुम वापस अपने घर जा ही रही हो, तो मेरे दोस्तों का नाम मत लेना, क्योंकि ये भी पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए कर रहे हैं, पापी पेट के लिए कर रहे हैं, पेट में जो खाना नहीं खा पाएंगे, भूखे रहते हैं, इसलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है हमारी तुम्हारे साथ। अब जब वो लड़की को छोड़ भी देता है, गांव के बगल में 1.5 से 2 किलोमीटर एक स्टेशन है, वहां पे जब छोड़ता है, फिर से कहता है दोस्ती तो बनी रहेगी ना, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, हम एक दूसरे को जान चुके हैं। मकसद उसका क्या था कि लड़की जब वो वापस अपने घर पर चली जाएगी, और घर पर पहुंचने के बाद याद करेगी उसे कि किस तरीके से एक किडनैपर्स के बीच में एक रहम दिल वाला एक किडनैपर था जिसने मेरी जान बचाई थी। वो अपने आप को हीरो बताना चाहता था। कुछ दिन बीत जाते तो उसके बाद ये अपने आप को फिर से उसके सामने लेकर जाता, उससे दोस्ती करता, प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, जब लड़की किडनैपिंग हुई तो सोशल मीडिया से लेकर, टीवी से लेकर हर जगह एक खबर सामने आ चुकी थी, और उसकी वजह से उसकी किरकिरी हो गई, उसके पूरे प्लान में पानी फिर गया और उसका प्लान पोपट हो गया। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस उसे पकड़ लेती है, पुलिस उससे बहुत सारी चीजें बुलवाती भी है। छोटा सा अंश मैं आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए, फिर आपके पास से मुखातिब होते हैं। वो बड़ा क्रेजी लेवल पे था। इसका
ये इस तरह की कुछ इसकी एक सिजोफ्रेनिक, अगर मैं शायद वो वर्ड यूज कर पाऊँ, तो ये कह रहा था कि मैं कुछ नहीं होगा, एक बार जब मैं हीरो स्थापित हो जाऊंगा, शादी लड़की कर लेगी, फिर मैं नेपाल में जाके बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। और इसने ये कहा है, इसने, फिर मैंने कहा भाई तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया, तुम कितना पढ़े हो? इसने अपने को ग्रेजुएट होना बताया और 3 लोगों से ये प्रभावित है, ये भी बताएगा। बताओ भाई किस से प्रभावित हो, बताइए। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक, मीन कैंप। तो मैंने तुम्हें कैसे मिली? कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। इसको ये तक पता है, मैं आपको ये बता दूं, मीन कैंप एक उसकी आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, जो हिंदी अनुवाद इसका अक्सर आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में मिल जाएगा। मीन कैंप इसने पढ़ी है। इसको ये तक पता है, मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा, इससे जब इंटरोगेशन किया कि जर्मनी ने किन किन कंट्रीज पर आक्रमण किया, पोलैंड पर, फिर रसिया पर। और मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी इसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है चंगेज खां। इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है, उसके कबीले वगैरह का नाम इसको बड़ा सही पता है, और वो उसकी हिस्ट्री के कैसे उसने स्ट्रगल किया वो इसको पूरा पता है। इसके अलावा ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊँगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। इसकी ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है, उससे पूरी तरह सुसंगत बैठता है। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अरे कि तुम्हारे एडोल्फ हिटलर से लेकर तमाम चंगेज खान वाली जितनी भी बातें, हर एक चीज, ये पढ़ा लिखा शख्स है, इसे आगे चलकर नेपाल जाना भी था। 2016 का मामला है और इस कहानी को आज बताने का बस ये तो कि जो अपराधी होते हैं, सोचिए कितने शातिर हैं कि एक जो लड़की जब मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर रही है, सोचिए खतरा किस जगह पर नहीं है। जिस जगह पे उसे मेट्रो से घर जाना है वहां पर वो ऑटो लेकर पहले से तैयार था और जानबूझकर उसके सामने ऑटो लगा के खड़ा कर देता ताकि लड़की उसी में आके बैठे। कई दफा तो घर पे छोड़ के भी आया, उसे लगा कि लड़की से प्यार कर लेगी। तो हमेशा हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तो तमाम तरीकों के ऐप आ चुके हैं। मैं जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो समझे एक छोटी सी चीज को कि जो एप्स वाली जो चीजें हैं, जो ऐप के जरिए आप ऑटो या बुक करते हैं, उसके जरिए कीजिए, उसमें सेफ्टी रहती है। नहीं तो जिस तरीके के ये जो केसेस हैं, ये केसेस आपको सुनने में जितने अजीब लग रहे हैं, सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। आज 9 या 10 साल से ऊपर हो चुका है इस पूरे मामले को। उस लड़की पर क्या बीती होगी कि वो लड़की अपने घर को निकली और लड़की अपनी सेफ्टी के लिए जिस ऑटो में लड़कियां बैठी रहती हैं उसी ऑटो को चूज भी करती है। लेकिन ये अपराधी इतने शातिर हैं कि वो दूसरी ऑटो में को भी पंचर करके उस लड़की को अपने ऑटो में बैठाने के लिए साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई ऐप के जरिए ऑटो बुक किया, अगर वो पंचर हो जाए कोई बात नहीं, आप उसको बोलेंगे ठीक है मैं दूसरा ऑटो कर ले रही हूं। यहां पर आपको सावधानी बरतने की खास जरूरत है। जब कभी भी आप कहीं भी जाएं, पैसे देकर जो आसपास ऑटो वाले हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इस तरीके के जो मामले आते हैं वो डराते जरूर हैं। एक ऐसा शख्स जो 150 बार से ज्यादा रेकी कर चुका है, मेट्रो से लेकर उसके ऑफिस दफ्तर से लेकर उसके सोशल मीडिया से लेकर किस ऑटो में बैठती है उस तक उसकी पहुंच हो चुकी थी। वो अगर चाहता तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन हमारा मकसद आपको सावधान सतर्क करने के लिए था, क्योंकि आज दशहरा भी है, रावण दहन भी चल रहा है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे चारों तरफ, तो हमें समाज में छुपे कुछ इसी तरीके के रावण को भी जलाना है, उन्हें हटाना पड़ेगा। और यह तभी हो सकता है जब लड़कियां सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आप को बचाव करने के लिए अलर्ट मोड में रहें। अलर्ट मोड में रहेंगी तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमेशा आपका फोन आपका सबसे बड़ा साथी है। हमेशा जब आप कोई ऐसी जगह पर बैठे तो तुरंत अपना एक इमरजेंसी डायल नंबर जरूर रखें, जिसे आप कॉल कर बता सकते हैं कि आप पर मुसीबत आई है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। हैप्पी दशहरा तमाम क्राइम तक के दर्शकों को, और देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM ओनली ऑन क्राइम तक।